हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, मेटलर्जी के स्टेप्स बताए थे मैंने, दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ ओर बताया था मैंने, किस तरह से ओर जा करके मेटल में चेंज होता है, वो स्टेप्स बताए थे मैंने, जो कि है जनरल मेटलर्जी। कहने का मीन्स है कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है यानी मेटलर्जी वो हम करते हैं किसी भी मेटल का, वो सारे स्टेप्स उसमें रहते हैं। ठीक है, वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, मतलब सबको ज़रूरी नहीं, देखिए सब ही है वो स्टेप ज़रूरी। पहला हमारा था क्रशिंग, सेकंड था कंसंट्रेशन, थर्ड था कन्वर्जन यानी कि मेटल ऑक्साइड में, फिर मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया तो उसके अंदर मेटल ऑक्साइड हो गया वो, तो ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन है उसके अंदर, उसको रिमूव करेंगे तो हमें एक मेटल मिलेगा। तो वो रिमूव होने के लिए रिडक्शन करेंगे हम, क्योंकि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या फिर गेन होता है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो वहाँ रिडक्शन करेंगे। अब उसी में क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस में कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका हम रिडक्शन, वो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जैसे कि कोक है ना, कार्बन सी, ठीक है, कोक और आपको और भी कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ठीक है, ये सब जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उससे इजीली वो रिड्यूस नहीं होते हैं। ऐसे मेटल्स भी होते हैं जिनको कि बहुत यानी कि वो स्टेबल होते हैं, वेरी स्टेबल होते हैं। तो जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह जो होते हैं वो सब क्या है, बहुत स्टेबल हैं, जिससे कि वो इतने इजीली रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन उनका नहीं होता है। तो हम एक प्रोसेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि आपने लास्ट यूनिट नंबर 2 में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस, और जिसके अंदर आपने ये पढ़ा था मेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मेटलर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर आपको क्या आता है, रिडक्शन करना होता है हमें एक मेटल का इन फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड्स, जहाँ पे रिडक्शन जो है इजीली उनका नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी करते हैं, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव और बहुत स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स। ठीक है, जिनका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो वो वहाँ पे हम फोर्थ यानी कि जो हमारा रिडक्शन वाला स्टेप है, वहाँ पे हम उन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी करते हैं। ठीक है, अब बाकी जो लेस स्टेबल होते हैं जैसे मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ जो होते हैं वो आराम से रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, उनको तो रिड्यूसिंग एजेंट्स की भी, जो लेस स्टेबल होते हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं होती है रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ठीक है, तो वो अपने आप ऐसी प्रेजेंस ऑफ हीट में रिएक्ट, मतलब कि उनका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, मेटल्स अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है, और कुछ इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि उनका जो है रिडक्शन ऐसे नहीं हो पाता, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको लास्ट स्टेप जो रिफाइनिंग वाला है, रिफाइनिंग वाला जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी आपने लास्ट यूनिट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ लिया। ये सब इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आपने जो यूनिट 3 में पढ़ा है वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हो गई यहाँ पे कवर। उसमें क्या, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में आपको पूरी तरह से प्योर हो जाएगा, 99.9% पूरा प्योर हो जाएगा, जिससे कि आप उसको एप्लीकेशन में ला सकते हैं मेटल को। ये बात क्लियर हो गई है। तो अब आ जाते हैं अपना फर्स्ट स्टेप में, यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। तो अब एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट, तो फर्स्ट है हमारा क्रशिंग।
फर्स्ट इज क्रशिंग ऑफ ओर। पहले हम ओर का क्रशिंग करते हैं। क्यों करते हैं बताया था, बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स में होता है, बहुत बड़े बड़े रॉकी फॉर्म्स में होता है, रॉक में होता है, स्टोन के फॉर्म में, बड़े बड़े स्टोन के फॉर्म में होता है, जिसके वजह से हमें बड़ी बड़ी मशीनरीज का यूज़ करना होता है, क्रशर्स का यूज़ करना होता है, जो ग्राइंड करते हैं ओर को। उतने बड़े बड़े जो इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, क्रश करते हैं। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, वो हैवी मशीनरीज होती है, हैवी मशीनरीज क्रशिंग with the help of heavy machinery। और क्रशर्स भी होते हैं, वही होते हैं क्रशर्स। ठीक है, इनका यूज़ करके, या रोलर्स होते हैं, है ना, उस पर चला देते हैं और वो कैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर में हो जाते हैं। फिर छोटे छोटे पत्थर को फिर रोल कर देते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रशिंग होती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप नहीं है क्रशिंग के अंदर। ठीक है, क्रशिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं है। ठीक है, कि हम उसको डिटेल में जाने। यही चीज़ें रोलर्स और हैवी मशीनरी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रशिंग ऑफ ओर। अब बात आती है सेकंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि इनिशियल प्योरिफिकेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इसमें आपको 4 मेथड्स हैं, जो कि आप पहले चारों नोट कर लीजिएगा। मैं एक एक करके फिर उसको डिटेल में आपको बताऊंगी, शो करके डायग्राम। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या है, यानी कि इनिशियल प्योरिफिकेशन। पहले समझते हैं इनिशियल प्योरिफिकेशन क्या है। इनिशियल प्योरिफिकेशन, ठीक है, ये होता है कंसंट्रेशन के अंदर। अब जिस तरह की क्रश कर दिया गया ओर को छोटे छोटे फॉर्म्स में करके, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो गया। ठीक है, तो अब वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से कंसंट्रेशन, इनिशियल प्योरिफिकेशन मीन्स उसकी सफाई करनी है, प्योर करना है थोड़ा हमें जितना हो सके फर्स्ट स्टेप में। तो हम उसको क्या करेंगे कि थ्रू 4 मेथड्स, यानी कि 4 मेथड हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड किस ओर के लिए सूटेबल होगा। ठीक है, या मतलब उसके अलग अलग कंडीशंस हैं। कहने का मीन्स है कि अलग अलग क्या है, कंडीशंस है किसकी, मतलब कंसंट्रेशन के। तो अगर ए पार्ट आप सेकंड का देखें तो इसमें आता है ग्रेविटी सेपरेशन। हम सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को ओर से। तो देखिए, ओर से इम्प्योरिटी निकल जाने पर भी ओर ही रहेगा ना अभी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटी अभी भी बची होगी। आप सेकंड स्टेप में आइए, जो स्टेप पे आ रहे हैं उसी स्टेप को सोचिए कि हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं, इनिशियल प्योरिफिकेशन। तो हम ऊपर ऊपर से जितना हो सकता है हमसे, हम इम्प्योरिटी को अलग करें। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन होता है, ग्रेविटी सेपरेशन, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मीन्स वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन। ठीक है, ये वाटर का सेपरेशन, यानी कि वाटर की हेल्प लेते हैं हम यहाँ पे। तो किस तरह से होगा मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, अब ग्रेविटी सेपरेशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये कंडीशन कि भाई
एक है कंडीशन, एक एक करके मैं इसी के साथ ही बताऊंगी, ठीक है, कि कौन सा, यानी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी, एक हल्का होना चाहिए एक भारी, इम्प्योरिटी हल्की होगी या फिर और हल्का होगा जिसके अंदर मेटल है। तो मेटल और अगर हल्का होगा तो अलग, वो कहीं और जाएगा, फिर उसमें जो इम्प्योरिटी अगर भारी होगी तो वो कहीं और, तो उसमें हम सेपरेट करते हैं थ्रू दिस स्टेप, दिस मेथड, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है उसमें आपको 4 मेथड है, ठीक है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन 4 स्टेप, इन्वॉल्व्ड 4 स्टेप्स, ठीक है। अब सेकंड देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम से ही है मैग्नेटिक, तो इसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैग्नेटिक सेपरेशन, किसी एक को मैग्नेटिक होना होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। सी, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ, फ्रोथ मीन्स झाग, फ्रोथ फ्लोटेशन, ये आपने सोप वाला कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, सोप एंड डिटर्जेंट वाला, तो वहाँ पे आपको झाग वाला कुछ पता चला होगा, ऑयल एंड वाटर का, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, अगर आपने पढ़ा होगा साइंस में तो। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो गया। फिर आपको एक केमिकल मेथड है, ये केमिकल मेथड में क्या करते हैं, एक कोई सॉल्वेंट ऐड करते हैं और हम इसमें फिल्टर पेपर का यूज़ करके रिमूव कर, अलग सेपरेट कर देते हैं। तो ये चारों ही सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को ओर में से। बात समझ आ गई? तो ये आप नोट करिए चारों को, और फिर मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ सारा। तो देखिए, फर्स्ट क्या था, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक। ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर हाइड्रोलिक सेपरेशन, ठीक है। हाइड्रोलिक सेपरेशन ये क्या है, इसमें देखिए इस तरह से ऐसे इंक्लाइन प्लेन होता है जिसके अंदर इस तरह के ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है, गड्ढे होते हैं। तो यहाँ पर ओर को रखा जाता है, जो मेन ओर है ना हमारा, आफ्टर द क्रशिंग स्टेप, यानी कि जो क्रशिंग ऑफ ओर के बाद जो मतलब कि ओर का स्टेट होगा उसको यहाँ पे रखा जाएगा आफ्टर स्टेप 1। तो ये क्या है, आफ्टर स्टेप 1 ही चल रहा है, आफ्टर स्टेप 1 है ना। इसमें जो भी चारों मेथड है वो सब स्टेप 1 के बाद ही के। स्टेप 1 के बाद यहाँ पे और रहेगा कैसे। अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है, मैंने बताया था कि कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन जो होगा इसके लिए, कंडीशन अगर आप देखें तो डेंसिटी की बात मैंने बताई थी कि किसी एक को हल्का या किसी एक को भारी होना होगा, ठीक है। और है प्लस इम्प्योरिटी है ना, यही है ना।
इम्प्योरिटीज़ है, और प्लस इम्प्योरिटीज़ है। ये जो और यहाँ पे है ये प्लस इम्प्योरिटी भी तो है इसके साथ, ठीक है। कहने का मीन्स समझ जाइए, यहाँ पे आप समझ लीजिए, यही चीज़ हम आगे भी यूज़ करते जाएंगे, और इम्प्योरिटी। तो हमें एक कोई चीज़, वो और जिसके अंदर मेटल है इसीलिए उसको और कह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ जो बाकी ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो इनिशियली हट जाए, जितना हो सके ऊपर ऊपर से हट जाए। तो एक को हम यहाँ पे, एक को हम यानी कि कम भारी हल्का लेंगे। ग्रीन का यूज़ कर रही हूँ मैं, देखिए और को मैंने ग्रीन से शो कर दिया है, यहाँ पे मैं बनाऊंगी अभी। और ग्रीन हो गया, इम्प्योरिटीज रेड कलर की हो गई, ठीक है। तो एक को यहाँ हम लिखेंगे लाइट, जैसे मान लीजिए और ही मैंने लाइट ले लिया, और ये है हैवी, ठीक है। ये आपको डेंसिटी से रिलेटेड, डिफरेंट डेंसिटीज का होना होगा, ठीक है। तो और लाइट है, तो और इम्प्योरिटी दोनों यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से। ये है और, ये हो गया और, इम्प्योरिटी है रेड कलर से। साइज पे या शेप पे मत जाइएगा, मैं बस शो कर रही हूँ कि और के साथ इम्प्योरिटी है, इसलिए मैंने कलर का यूज़ किया है कि कलर जो है वो डिफरेंट डेंसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से रहेगा। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन आप देख रहे हैं, इसमें बीच बीच में ग्रूव्स हैं, गड्ढे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि डिफरेंट डेंसिटी का रहेगा, तो कोई हल्का होगा तो वो इसी के अंदर रह, भारी होगा तो यही रह जाएगा, हल्का होगा नीचे चला जाएगा पूरा इससे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हल्की या भारी आप मान सकते हैं। यहाँ पे हमने माना है क्योंकि हमें समझना है इस मेथड को कैसे सेपरेट होगा। तो कोई भी एक हल्का होगा तो क्या होगा कि यहाँ से आपको वाटर का प्रेशर दिया जाता है, इसीलिए इसको हाइड्रोलिक, यानी कि यहाँ से इस तरह ये वाटर पूरी तरह से प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ एकदम मारा जाता है पानी ऊपर से, ठीक है। ये क्या है? वाटर, इसीलिए हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कहते हैं। वाटर से पूरा, और ग्रेविटी क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने की बात है, तो ग्रेविटी से रिलेटेड हो गया। तो अब ये इस तरह से पानी का छिड़काव मैं ऐसे बना देती हूँ, इस तरह से पड़ेगा, और इसी में क्या होगा कि हल्का रहेगा तो पानी के साथ ही चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से स्लाइड करते हुए। तो हमने हल्का किसको कहा था? और को। तो और नीचे जाना चाहिए जो कि ग्रीन कलर का है। तो इस तरह से यहाँ पर रहेगा, यहाँ रहेगा, पानी के साथ चला जाएगा, और लाइट है, ठीक है। ये पानी के साथ जाएगा और यहाँ पे आके खट्टा हो जाएगा। देखिए, कोई भी मेथड या कोई स्टेप 100% उसको नहीं कर रहा है, हम उसको करते हैं कि एक स्टेप में ये हो जाए, दूसरे स्टेप में ये हो जाए, तीसरे स्टेप में ये हो जाए, तो इस तरह से प्योरीफाई हो रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे भी कुछ एक दो हो सकता है कि भाई इम्प्योरिटीज़ भी रह जाए, ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ भी रह सकती है, लेकिन समझना है हमें कि कैसे ये मेथड काम कर रहा है। और ये जो है ग्रूव्स में रह जाएंगे क्या? जो हैवी पार्टिकल्स हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज़, ठीक है, ये इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूँगी दैट ये क्या है? इम्प्योरिटी। और ये है क्या? ये है ग्रूव, इसको ग्रूव्स कह रहे हैं, ये ग्रूव्स हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटी है, ठीक है।
क्योंकि वो हैवी था। अब क्या है, वाटर के साथ यहाँ क्या आया है, और, तो इसको क्या बोलेंगे, और। अब ये जो और आया है यही जो है नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे अगर प्योरिफिकेशन हो गया है तो अब हम यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, स्टेप 1 2 2 के बाद 3, यानी कि कन्वर्जन में चला जाएगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ग्रेविटी सेपरेशन हाइड्रोलिक सेपरेशन कहते हैं। इसकी ये कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक चीज़ और या इम्प्योरिटी डिफरेंट डेंसिटी का होना चाहिए। तो वो हो गया, हो गई बात खत्म। इसको नोट करिए। हाइड्रोलिक सेपरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। वाटर का यूज़ करके हम सेपरेट कर रहे हैं किस चीज़ को, सेपरेशन वर्ड किसके लिए है, और को इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। ये हो गई बात। अब मैं एक और प्रोसेस, मैग्नेटिक प्रोसेस समझाऊंगी। इसको पहले नोट करिए, उसके बाद मैग्नेटिक प्रोसेस होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट क्या है, वो भी स्टेप 1 के बाद ही, यानी क्रशिंग के बाद ही हम यूज़ करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसी मेथड का हम यूज़ करेंगे जो उसके लिए सूटेबल है, डिफरेंट डेंसिटी का होगा। तो सेकेंड है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक व्हील का यूज़ करते हैं हम। किसका यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक व्हील का। ठीक है, ये हो गया। अब व्हील है, इस तरह से रोटेट करेगा ऐसे, ये है मैग्नेटिक। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दैट इट इज मैग्नेटिक। ये है आपका मैग्नेटिक व्हील। मैग्नेटिक तो समझ रहे हैं क्या होता है मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये बेल्ट है। ठीक है, ये है बेल्ट, जिसके ऊपर हम ओर को रखेंगे यहाँ से, जैसे इस तरह से कुछ है, ऊपर से ऐसे डालेंगे हम और प्लस इम्प्योरिटी को। यहाँ भी एक कंडीशन है, मैंने बता दिया था, एक को क्या होना होगा, मैग्नेटिक, दूसरे को नॉन मैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक है उसको हम क्या मान लें, मैग्नेटिक मैंने मान लिया ओर को। ठीक है, जो कि मैंने रेड से शो किया। और ब्लू इस बार हम मान लेते हैं किसको, नॉन मैग्नेटिक है। कौन, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इसको क्या मान लिया, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे हम रेड और ब्लू का यूज़ कर रहे हैं क्या दिखाने के लिए, और इम्प्योरिटी को। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, क्या डलेगा, जैसे इम्प्योरिटीज़ है, इसके साथ और यहाँ पे आएगा
यहाँ भी ऐसे ऊपर से डाला जाएगा जो कि बेल्ट पे रहेगा। इम्प्योरिटीज भी रहेगी इस पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें डाला गया इसको। अब ये जो बेल्ट है, अब ये आप देखिए कि ये जो व्हील है वो कैसे ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, देखिए इस तरह से रोटेट करेगा। अब आप सोचिए इस तरह से रोटेट करेगा तो ये बेल्ट किधर जाएगा, इधर। यानी कि मैं बेल्ट का ये एरो दे रही हूँ, ये बेल्ट किधर जा रहा है, इधर। मूवमेंट ऑफ बेल्ट दिस साइड। ठीक है, मैंने एरो से शो कर दिया। और ये एरो क्या शो कर रहा है, दैट ये कैसे घूम रहा है, ऐसे। वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा, आगे आएगा। अब ये सब आगे आएंगे। अब नीचे ना कुछ प्लेट, एक प्लेट लगी होती है नीचे, इस तरह से ऐसे प्लेट लगी होती है। अब जो मैग्नेटिक है, अब ये तो मैग्नेटिक है, व्हील मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे आने के बाद जो मैग्नेटिक होगा वो इसके ऊपर चिपकेगा, यानी यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा। तो पूरे में ये चिपक जाएगा, व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे चिपक के अब फिर क्या होगा कि यहाँ से व्हील का ख़त्म हो जाएगा, फिर बेल्ट आ जाएगा। तो बेल्ट आने पर इस वाले एंड पर यहाँ आकर के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी मैग्नेटिक है जो, यानी ओर हमने माना, तो ओर आके यहाँ गिर जाएगा। और इम्प्योरिटी जो है वो तो मैग्नेटिक है नहीं, तो यहीं पर आकर गिर जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब इसको हम बनाते हैं। ये इधर आएगा इसी तरह। तो ये क्या है, ब्लू कलर से इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी तो है भाई यहीं से, इस एंड से, क्योंकि इस एंड पे ये जो है व्हील मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक जो नहीं रहेगा तो यहीं से नीचे गिर जाएगा, यानी कि ये आ गया यहाँ। ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं ऐसे शो कर दे रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या था, इम्प्योरिटीज, जो कि मैग्नेटिक ना होने की वजह से यहाँ पे आके गिरी, यहीं पर इस एंड से अलग हो गई। अब है बात किसकी, ओर की। ओर जो है यहाँ तक के, सॉरी ब्लैक से नहीं था, रेड से था। तो ओर जो है यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ इसके साथ साथ चिपका हुआ रहेगा, इसके साथ ही साथ रहेगा, इसके साथ, व्हील के साथ, क्योंकि व्हील मैग्नेटिक है और ये भी मैग्नेटिक है ओर। तो इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक एंड ख़त्म होगा। मैग्नेटिक एंड ख़त्म होने पर ये यहाँ से छूटने लगेंगे, यानी यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से हम सेपरेट कर रहे हैं, मैंने ऐसे शो कर दिया है। इस तरह से यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, कौन, और। बात समझ आ गई कैसे ये सेपरेट कर लिया हमने। तो ये पूरा समझ में आ गया है। मैग्नेटिक व्हील का यूज़ करके बेल्ट इस तरह से उस पर गिराया जाता है बेल्ट पर, और फिर आगे जा करके जो नॉन मैग्नेटिक होगा, यहीं पर नॉन मैग्नेटिक ख़त्म हो जाता है, एंड आ जाता है, तो यहीं पर से गिरने लगेगा। वो अलग थोड़ी दूर पे रहता है, ठीक है। और फिर ये व्हील आकर के इसके साथ यहाँ पे मैग्नेटिक एंड ख़त्म होगा, तो यहाँ आके गिर जाएगा, इस तरह से अलग होगा। ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके लिए क्या कंडीशन थी, मैग्नेटिक होना चाहिए किसी भी एक को, और या फिर इम्प्योरिटी। ये हो गई बात खत्म, इसको नोट करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन
मेथड। इसमें क्या होता है, झाग बनता है। ये क्या है, झाग बनता है, फ्रोथ। फ्रोथ मीन्स होता है झाग। अब आप सर्फ को भी पानी में मिलाते हैं और इस तरह से शेक करते हैं तो वो क्या होता है, झाग ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रहता है ना, ये होता है। तो वो सोप एंड डिटर्जेंट वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं है, बात है उसी तरह से हमने समझा था कभी, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया था। तो वहाँ पे क्या है, इस तरह से फ्रोथ बन जाता है, ठीक है, झाग बन जाता है। तो सेम यहाँ पर भी यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो उसमें एक चीज़ हो जाती है कि आपको एक एग्जांपल लीजिए जहाँ पे कोई मिक्सर, कहने का मीन्स है कि कोई दही को जो फेंटा जाता है, दही को हम फेंटते हैं तो कुछ इस तरह का रहता है कि ऐसे इस तरह का कोई मटेरियल रहता है, यानी कि ये इस तरह ऐसे ऊपर रहेगा, ऊपर, और ये ऐसे, और ये घूमता है। इसको जैसे ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये भी घूमता है। तो ऊपर से ऐसे ऐसे करेंगे तो नीचे फेंटाएगा और फेंटा जाएगा, और उसको फेंटने से आपने देखा होगा ऊपर अलग कुछ परत आ जाती है जो झाग बन जाता है, वो फ्रोथ होता है जो कि फ्लोट करता रहता है और नीचे वाटर रहता है। तो वो क्या है, ऊपर ऑयल आ जाता है, नीचे वाटर, क्योंकि ऑयल वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं करता है। देखिए ऑयल क्या है, वाटर, अगर बात करें इस तरह तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की बात है यहाँ पे। हाइड्रोफोबिक एक वर्ड है और हाइड्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यही है, एक किसी को भी या तो और को या इम्प्योरिटी को हाइड्रोफिलिक होना होगा या हाइड्रोफोबिक होना होगा, किसी एक को। तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग, यानी कि अब आपने मट्ठे का लिया एग्जाम्पल, उसमें जो वाटर से, यानी कि वाटर लविंग होगा जो पार्टिकल, वो वाटर के अंदर ही नीचे ही रहेगा, है ना, वो नीचे ही रहेगा। और बाकी जो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि वाटर लविंग नहीं होगा, वाटर से डरने वाला होगा। फोबिया मीन्स होता है डरना, ठीक है। तो वाटर हेटर भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो वाटर हेटिंग जो सब्सटेंस होगा, हेटिंग जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऑयल क्या है, वाटर लविंग है क्या, नहीं, ऊपर आ जाता है। तो वाटर लविंग जो चीज़ होगी वो लिक्विड में ही डिज़ोल्व की हुई रहेगी, नीचे रहेगी, और ऊपर ऑयल रहेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ ली जाएगी जिसको कि हम एजिटेट करेंगे। ऐसे करके कोई चीज़ रहेगी, मैंने बता दिया, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, उधर जाएगा, फिर आगे बन जाएगा, है ना, इस तरह से आगे घूमेगा, फिर ये इधर आ जाएगा पार्ट, ये इधर चला जाएगा। ये मैं ऐसे घुमाते हुए दिखा रही हूँ कि घूमेगा। तो इस तरह से 3D में अगर आप देखें तो, ठीक है, ये 2D सरफेस है, तो यहाँ पे हम 2D में ही 3D दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये घूमेगा, तो ये क्या है, एजिटेट करवाएंगे हम इसको। एजिटेट मतलब शेक करवाएंगे इसको। कैसे, मैंने भी बताया था, इस तरह से होता है, कुछ मशीन से कनेक्ट किया जाता है, ये ऐसे घूमता है, जिस तरह मिक्सर में घूमता है ना ब्लेड, तो वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। फूड चॉपर वगैरह में भी रहता है इस तरह से। तो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग करवानी है, हमें कुछ काटना नहीं है, ठीक है। और ये रहता है कंटेनर, क्या है, कंटेनर। इसमें जो है वाटर रहता है, ठीक है, इसी के अंदर और डाला जाता है,
इसमें क्या है, और प्लस इम्प्योरिटी, और प्लस इम्प्योरिटी, और प्लस इम्प्योरिटी होती है। अब क्या होगा, एजिटेट करने से ये इस तरह से ऐसे कनेक्टेड है किसी चीज़ से, ठीक है। आगे तो एजिटेट करने से क्या होगा कि यहाँ पर फ्रोथ जमा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ग्रीन कलर से यहाँ पे फ्रोथ इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इस तरह से इतना ज़ोर से एजिटेट किया गया कि ऊपर के लेयर में फ्रोथ आ गया, ठीक है। ये फ्रोथ इकट्ठा हो गया, जमा हो गया सब यहाँ पे आके। और जो बाकी यानी कि नीचे आधी चीज़ नीचे रह गई। अब आपको ये मानना है कि और या इम्प्योरिटी में से कोई एक हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, मैंने ऊपर झाग में किसको दिखाया है, ग्रीन कलर, तो हाइड्रोफोबिक को मैंने दिखाया है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में आप कुछ भी मान लीजिए, इम्प्योरिटी को मान लेते हैं। इम्प्योरिटी जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, तो यहाँ पे हमारा इम्प्योरिटी इकट्ठा हो गया। ये हमने फर्स्टली ऐड किया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्टली हमने ये ऐड किया है इस कलर से। अब इम्प्योरिटी कुछ टाइम के बाद जब एजिटेट करेंगे इसको बहुत ज़्यादा हाई मतलब स्पीड के साथ, तो उसके बाद ये इम्प्योरिटी ऊपर आ जाएगी, और ये जो अंदर देख रहे हैं ये रेड कलर से, वो हमारा क्या हो जाएगा, और रहेगा। ये और है, ठीक है। इसलिए मैं अंदर नहीं दिखा रही हूँ, बाहर इसको दिखा रही हूँ, दोनों को। बात समझ आ गई है किस तरह से रहेगा। तो बहुत ही सारे ही मेथड बहुत इजी है समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से झाग दे करके ऊपर झाग के फॉर्म में आ जाएगा इम्प्योरिटी, और नीचे रह जाएगा और, ठीक है। तो इस तरह से भी सेपरेशन हो गया। अब एक और मेथड है, मैं अभी बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इधर। फोर्थ है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, ठीक है। आप इसको नोट करिए, केमिकल मेथड बता रही हूँ मैं। देखिए केमिकल मेथड में क्या करते हैं, इसमें सॉल्वेंट ऐड किया जाता है। कंटेनर में क्या किया जाता है, ओर को रखा जाता है और सॉल्वेंट ऐड किया जाता है। अब सॉल्वेंट जो कौन सा होगा, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। देखिए क्यों ऐड किया जाता है कि ऐसा कुछ हो। इसमें कंडीशन क्या होता है, इसमें कंडीशन ये होता है कि एक को सॉल्यूबल होना पड़ेगा और एक को इनसॉल्यूबल, एक को सॉल्यूबल और एक को इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो सॉल्यूबल मीन्स डिसॉल्व कर जाएगा सॉल्यूशन के साथ, और इनसॉल्यूबल मीन्स नहीं डिसॉल्व करेगा। तो कोई एक को मान लेंगे हम, क्या, मैंने सॉल्यूबल मान लिया और को, और इनसॉल्यूबल मान लिया किसको, इम्प्योरिटी को, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, एक कंटेनर रहता है, इसके अंदर सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे, और इम्प्योरिटी दोनों को मिलाएंगे, और प्लस इम्प्योरिटी दोनों को मिला देंगे, स्टिर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे दोनों को मिला दिया तो मैं दोनों को दिखा रही हूँ, ठीक है। दोनों को मिला दिया है, और प्लस इम्प्योरिटी। आप क्या करेंगे, इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। इसको, ये एक कंटेनर है और दूसरा एक कंटेनर लेंगे, उसको
ये वाली चीज़ को इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर हम एक फ़िल्टर पेपर रखेंगे। क्या रखेंगे? फ़िल्टर पेपर, फ़िल्टर रखेंगे। इसको क्या करेंगे? फ़िल्टर कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा फ़िल्टर पेपर पे? अब क्या होगा कि जो इनसॉल्यूबल होगा, यानी कि इम्प्योरिटी को हमने इनसॉल्यूबल माना है, तो इनसॉल्यूबल जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि इम्प्योरिटीज़ वो ऊपर रह जाएंगे। फ़िल्टर पेपर उसको पास नहीं करेगा, क्योंकि फ़िल्टर पेपर उसी को पास करेगा जो कि सॉल्यूबल होंगे सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे और प्लस ये तो है ही, लेकिन ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया वो सॉल्वेंट है, उसको भी लिख लेते हैं दैट ये क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अंदर सॉल्वेंट है प्लस और है प्लस इम्प्योरिटी, तीनों चीज़ को मिला दिया हमने, तब जा करके अब ये सॉल्वेंट भी इसमें आ जाएगा, रहेगा ही, और इसके साथ डिज़ोल्व्ड रहेगा कौन? और। तो डिज़ोल्व रहेगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, डिज़ोल्व कर गया है तो इसके साथ मिक्स है वो, ठीक है। ये क्या है? तो ये इसके बारे में लिख लेते हैं दैट ये क्या है? सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल और, तो सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूबल हो गया, ये दिख रहा है आपको। फिर अब फिल्टर पेपर है ये, यहाँ पे लिख लेते हैं दैट ये क्या हमने यूज़ किया है? फिल्टर पेपर, ठीक है। और यहाँ ऊपर इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है। इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि और हो इनसॉल्यूबल, या हो सकता है कि इम्प्योरिटीज़ हो, ठीक है। तो ये सारा था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर 4 मेथड, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर 4 मेथड्स थे। तो ये चारों हमने देख लिया कैसे कैसे ओर को और इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, वो कैसे होगा, ठीक है ना। फिर हम रिडक्शन करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।